पे। तो चेयर पे क्रॉस लेग करके नहीं, क्रॉस लेग करना शायद इतना कंफर्टेबल ना हो, मेरे तुम्हारे लिए आसान हो तो तुम्हारे पे मेरे को डिपेंड ऐसे करता है। कंफर्टेबल पर आराम से अगर बैठ जाओ ना, बस स्पाइन वो हो, इरेक्ट हो, स्ट्रेट हो, और आंखें थोड़ी देर बंद करके ना डीप ब्रीथ, गहरी सांस 3 बार लेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। हम लोगों ने जैसे पिछली बार डिस्कस किया था ना कि माइंड और माइंडफुलनेस और बीइंग इन द प्रेजेंट, इसका क्या अर्थ होता है ना। तो इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है माइंड। अगर हम माइंड को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे हाथ में कोई मोबाइल है और हमारे लिए काम करता है, या फिर कंप्यूटर है हमारे हाथ में, वो काम करता है। लेकिन अगर उसके बारे में हमें पता ही ना हो कि इसके फंक्शंस क्या हैं और ये क्या क्या कर सकता है और इसके करने का पर्पस क्या है, तो फिर एफिशिएंटली हम किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो माइंड भी हमारा क्या है, एक इक्विपमेंट है। लेकिन मुश्किल क्या है कि ये माइंड अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मन से काम करता है और बहुत कम समय होता है जब ये हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, या कई बार लोग कहते हैं बोरियत हो रही है। आप नहीं चाहते कि आप बोर हों, आप नहीं चाहते कि आपको अच्छा ना लगे, या फिर आपको कई बार हर्ट फील होता है, किसी ने आपको कुछ कहा और आपको दुख लगा। आप नहीं चाहते कि आप किसी बात से दुखी हों, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिक होता है। तो इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये माइंड है क्या और काम कैसे करता है, कहाँ से मन में ये फीलिंग्स आती हैं, कहाँ से ये इमोशंस आते हैं, कहाँ से ये विचार आते हैं, और क्यों कोई पर्टिकुलर विचार हमारे मन में आता है और क्यों वो बार बार आता है, हमारे ना चाहने पर भी आता है। किसी किसी मेमोरी के बारे में सोचो तो वो बार बार लौट लौट करके आती है, कई बार हम नहीं चाहते उसको याद करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर अच्छी घटना नहीं है तो वो अच्छी घटना तो हम में से कोई भी रिपीट करना नहीं चाहता, याद करना नहीं चाहता। पर होता क्या है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो हम कुछ भी करने बैठते हैं वो बार बार दिमाग में आ जाती है, और जब वो आ जाती है तो हम जो भी प्रेजेंट मोमेंट पे काम कर रहे होते हैं वो फिर हम नहीं कर पाते हैं, या फिर पूरे मन से नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और क्यों हम लोग इससे गवर्न होने लग जाते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोगों को माइंड की जो इंस्ट्रूमेंट है उसको समझना पड़ेगा, और ये किस तरह से काम करता है। तो माइंड में अगर देखा जाए तो 3 लेयर ब्रॉड बेसिक में डिवाइड हम इसको कर सकते हैं। एक होता है ऐसा माइंड जो पूरी तरह अनकॉन्शियस होता है, जिस माइंड तक हमारी पहुंच नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट का वो भाग जिसको आप कह सकते हैं ना, जिससे खाली इंजीनियर ही पकड़ पाता है, और वो कई बार डिलीटेड फाइल भी वहाँ से निकाल लेता है। पूरी तरह आप डिलीट कर चुके हो सिस्टम से, फिर भी वो उसकी एक्सेस में होता है क्योंकि उसने उसको बनाया है सिस्टम को, उसको मालूम है कि कहाँ से। हमारा माइंड भी वैसे ही एक अनकॉन्शियस पार्ट है जिसमें कि मेमोरीज हमें नहीं पता होती, हम एक्सेस नहीं कर पाते। कहते हैं ना, जैसे जो पुराने जन्म की जो मेमोरीज हैं या पुराने जो संस्कार हैं वो उस लेयर में होते हैं। उसके बाद उसके जो थोड़ा सा ऊपर माइंड होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम लोग डेली बिहेवियर करते हैं, जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो हम सोचते रहते हैं लगातार, और जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उन लोगों को बार बार रिपीटिशंस के वजह से जो हमारे सबकॉन्शियस या कहते हैं अनकॉन्शियस से ऊपर की जो लेयर है माइंड की, उसमें इकट्ठा होने लगता है। तो वो लेयर होती है सबकॉन्शियस, जो हमें अचानक हमारी
उसमें से थॉट्स निकल आती हैं, उन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड पे। मतलब नॉर्मल रूटीन में हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे किसी ने हमें कुछ कहा और हमें एकदम से गुस्सा आ गया, तो ये हमारे सबकॉन्शियस से निकल करके आता है। वो हम सोचना नहीं पड़ता कि अब इसने हमें कहा तो क्या अब हमें क्या करना है, ये नहीं सोचना है, एकदम से गुस्सा आ गया हमें। या कोई ऐसा सीन देखा जिसमें बहुत ही कोई पैथेटिक है, कोई बहुत ही दुख भरी चीज़ें देखी, मूवी देखते समय लोगों के आंसू निकल आते हैं। कोई सोचता नहीं है कि हमें इसमें रोना चाहिए, आंसू निकालना चाहिए, पर वो सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी हमारे वो फीलिंग रखी हुई है और वो फीलिंग ट्रिगर हो गई उस सीन को देख करके, है ना। तो वो फिर हमारे वैसे ही इमोशंस वहाँ से निकलने लगे। उसके जो ऊपर टॉप लेयर होती है जिसमें इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, है ना, कॉन्शियस माइंड। हम यहाँ जो कर रहे हैं हम पूरी तरह से अवेयर हैं, हम क्लास कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, और इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। हम किसी को फॉर्मल मीटिंग के लिए जाते हैं तो उसको विश करना, प्रॉपर चेयर पे बैठना, पूरी जो सिविलाइज्ड बिहेवियर है, या हमारे जो ऊपर के अटायर्स हैं, कैसे हमको अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सारे डिसीजंस हमारे कॉन्शियस माइंड से होते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम देखें इन तीनों माइंड में किसका प्रोपोर्शन कितना हमारे कंट्रोल में होता है, तो बहुत ही छोटा पोर्शन है। एकदम जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, आइसबर्ग जिसको कहते हैं ना, आइसबर्ग जब समुद्र में डूबे हुए होते हैं तो उसमें बहुत छोटी सी टिप एक होती है जो ऊपर निकली हुई होती है ना, जिसमें कई बार जैसे जहाज होते हैं जो पानी के वो टकराने को, टाइटैनिक वगैरह जैसे होते हैं ना, उनके पीछे घटना क्या होती है कि बहुत छोटा सा पोर्शन आपको ऊपर दिखाई देता है, उसके नीचे बहुत बड़ा पहाड़ जैसी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हमारा माइंड है। हमारे जो ऊपर दिखने वाली लेयर है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो बड़ी छोटी सी होती है ऊपर जो दिखती है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। यानी हमें क्या कपड़ा पहनना है, किससे क्या बात कहनी है, किससे कैसे ग्रीट करना है। आज अब हैप्पी बर्थडे करना है तो हमने हैप्पी बर्थडे किया, हमने गाना भी गा दिया, सब कुछ कर दिया, ये बड़ा कॉन्शियसली हो रहा है। लेकिन ये कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा हमारा जो पावरफुल होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, और उस सबकॉन्शियस से भी ज़्यादा पावरफुल होता है अनकॉन्शियस माइंड, है ना। और हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं मोस्टली जहाँ पे हमारा कंट्रोल है वो कॉन्शियस माइंड होता है ना। तो ये जो नीचे वाला बड़ा पोर्शन है, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो हमारी बहुत सारी फीलिंग्स, हमारे बहुत सारे थॉट्स अनकंट्रोल्ड ही रह जाते हैं। सपने में बार बार हमें कोई बात एक याद आती है, उसी को देख के हम सोच के दुखी होते रहते हैं, और रिपीटेड आती है, हॉन्टिंग करती है जैसे। तो वो सब हमारी कब ठीक हो सकती हैं, जब हमें जो नीचे वाले दो माइंड हैं उनको कंट्रोल करने की टेक्निक आ जाए, यानी सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो जो मेडिटेशन की टेक्निक होती है वो अनकॉन्शियस को सबकॉन्शियस में कन्वर्ट करती है, उस लेयर तक ले जाती है, और फिर सबकॉन्शियस को कॉन्शियस के लेवल पे ले आती है। यानी तीनों लेयर माइंड की आपके कंट्रोल में होने लगती है, और फिर आप ऑटोमेटिक मोड में काम नहीं करते कि कुछ हुआ और एकदम से वैसे आपके रिस्पॉन्सेस जनरेट होने लगे। तो ऑटो रिस्पॉन्स के बजाय कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स आने की जो पावर है वो तब डेवलप होती है जब हम अपने माइंड को समझ लेते हैं और उस माइंड के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करना भी जान जाते हैं। अब माइंड में ये फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, जैसे कोई भी इस समय हम काम कर रहे हैं, दिमाग से हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो हुआ हमारा सॉफ्टवेयर जिसको हम माइंड कहते हैं, है ना, जिसको मेमोरी भी कह सकते हैं। मेमोरी को आप ब्रेन का ऑपरेशन करो तो मेमोरी को आप देख नहीं सकते हो, है ना, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह से है, लेकिन आप ब्रेन को देख सकते हो, है ना, कि ब्रेन में ग्रे मैटर कितना ज़्यादा है, कम है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, वो जिस प्रॉपर शेप में होना चाहिए उस शेप में है, रिड्यूस हो गया है, कहीं से कुछ उसमें विकृति आ गई है, हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, वो सब आप एक जो हार्डवेयर है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं देख सकते। तो जब हम माइंड से कोई काम कर रहे होते हैं, इस समय जैसे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे आता है? इसका इम्पैक्ट आता है कि हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे होते हैं। ये चर्चा जो हो रही है वो ब्रेन को नहीं समझ में आ रही है ना। ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है? ब्रेन में कुछ कहते हैं ना सर्किट्स बनने लगते हैं, न्यूरल पाथवेज जिसको बोलते हैं, है ना। तो हर हमारी थॉट
हमारे ब्रेन में एक तरह का कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जनरेट करती है, जिसको हम कहते हैं वृत्ति, है ना। और वो वृत्ति क्या करती है, जब बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं तो उससे हमारे संस्कार जनरेट होते हैं, और जब उस संस्कार को हम वैसे का वैसा ही यूज़ करते रहते हैं तो वो हमारी मेमोरीज़ हो जाती हैं, और जो हमारी मेमोरीज़ हो जाती हैं वो फिर से पलट करके हमारे जब भी कुछ हमारी उससे रिलेटेड एक्टिविटी आएगी तो वो हमें व्यवहार में फिर प्रेरित करती है, हमारे से वैसे ही एक्शन फिर से होते हैं। तो क्या होता है, पहले कोई थॉट आई, उस थॉट का हमने कुछ एक्शन किया, एक्शन से वृत्ति बनी, वृत्ति से संस्कार बना, संस्कार से मेमोरी बनी, और मेमोरी के अकॉर्डिंग फिर बिहेवियर होने लगा। जैसे अगर हमें ये पता हो कि जब ऐसे बारिश वाले बादल होते हैं और इस तरह से बारिश होने की संभावना होती है तो छाता ले लेना चाहिए, वरना हम पिछली बार गए थे और हम भीग गए थे और बड़ी दिक्कत हुई थी। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं ना, तो बार बार आपको जैसे ही बारिश होगी वैसे आपको पूरी घटना याद आ गई, और आपके जो एक्शंस हैं फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हो गए कि भाई हम इस बार छाता लेकर के अलर्ट होकर के चलते हैं, वरना फिर हमारा दिन खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से हर घटना के संग होगा। किसी से आप मिलने के लिए जा रहे हो, अगर कोई आपका बॉस है, कोई ऑफिसर है जिससे आपको कुछ काम है, अब उसकी पिछली मीटिंग में क्या आपसे बातचीत हुई थी, कैसे उसने व्यवहार किया था, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, और इस बार भी वहाँ जाने के पहले वही कन्वर्सेशन आपके दिमाग में रिपीट होने लगता है, और फिर आप अपने को उसी तरह से डिफेंड करते हुए प्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर बहुत प्लेजेंट कन्वर्सेशन था तो आप खुश होकर के उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वो अनप्लेजेंट कन्वर्सेशन था तो आप कुछ डरे से, कुछ हिचके से और कुछ अनकंफर्टेबल होकर के वहाँ पर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपके माइंड में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि वही न्यूरल पाथवेज जो बनते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ना, जब पहले एक रिकॉर्डर्स आते थे बड़े बड़े गोल गोल से, उसमें ग्रुप्स बने रहते थे ना, लाइनिंग्स बनी रहती थी, और उस पर एक ऊपर से स्टिक करके रहता था ना, वो जब घूमता था तो उसके अकॉर्डिंग वो सॉन्ग बजते थे, और वो सॉन्ग वाले उसको उठा करके यहाँ से अगर यहाँ पे रख दो तो वो सॉन्ग वहाँ से बजने लगता था, है ना। यानी जहाँ पे वो उसकी नीडल टच करेगी वहीं से जो स्टोर होगा वो निकलेगा। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि कई बार हमारे को किस चीज़ ने कहाँ पे कैसे इम्पैक्ट किया हमें भी नहीं पता होता है, पर वो ट्रिगर हो गई तो वो हो जाता है, जिसको कई बार लोग कहते हैं ना, इवन पैनिक अटैक आ जाते हैं लोगों को। किसी भी सिचुएशन में बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं, या बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उसी जो न्यूरल पाथवेज के जो ग्रूव्स थे उसमें निडल कहाँ पे किसकी क्लिक कर गई, और उसके अकॉर्डिंग उनका पूरा का पूरा व्यवहार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझ के अगर हम करेंगे तो ये अच्छी बात है कि इन न्यूरल पाथवेज को ब्रेक करना भी हमारे हाथ में होता है। कि एक मान लो हमारे अंदर डर का कोई संस्कार बैठ गया है ना, पानी में हम गए थे, हमें सामने से कोई सांप निकलता हुआ दिख गया और हमें डर हो गया कि आज पानी बरसा है, वहाँ पे हो सकता है सांप हो, तो हमें भय अंदर से आ गया। अब हमेशा ये नहीं होता, पर फिर भी जब जब आप पानी बरसेगा और उस जगह से निकलेंगे तो आपको याद आएगा वहाँ सांप था, और आपके अंदर एक थोड़ी सी हार्ट बीट में चेंज आएगा, थोड़ा सा आपके हार्ट के पल्सेशंस में चेंज आएगा, बॉडी की केमिस्ट्री बदलेगी उतनी देर, और जब वो बदलेगी तो आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में चेंज होने से आपके साइकोसोमैटिक चेंजेस होते हैं। जब बॉडी में चेंज हुए तो माइंड में चेंज होंगे, माइंड में चेंज हुए तो बॉडी में चेंज हुए, दोनों मिल करके एक कंप्लीट जो स्टेटस है वो बनाते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डी लिंक कर सकते हैं। कोई एक घटना जो है उससे दूसरी घटना जुड़ी ना रहे, और उसको एक को याद करने पे दूसरी उसके संग ऑटोमेटिक ना आ जाए, ये पावर भी ब्रेन के पास होती है, डी लिंकिंग पावर। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं या जब हम नेगेटिव एटीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, उसमें यही करना होता है कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव सलाह, कि एक अच्छी गुड फील करने वाली जो थॉट्स हैं वो देते जाएं।
और नेगेटिव एटीट्यूड को कम करने का मतलब हुआ जो भी हमें डर पैदा करता है, जो भी हमें भय पैदा करता है, उनको किसी तरह हम अपने माइंड से ऑटोमेटिक जोन से डीलिंक कर दें। यानी पानी देखते ही हमको सांप की याद ना आने लग जाए, या जरा सा बादल काले हुए तो हमें ये ना लगे कि अब छाता तुरंत लेके निकलना चाहिए। तो कुछ चीज़ें डीलिंक करने का मतलब हुआ कि डीएक्टिवेटिंग द प्रीवियस न्यूरल पाथवेज और मेकिंग द पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज, ये दोनों एक्टिविटीज साथ में करनी होती है। अब ये दोनों साथ में हों कैसे? तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अगर वो आप एक्स्ट्रा बढ़ाने लग जाते हो, डोमिनेटिंग होने लगती हैं आपकी लाइफ में, जो सोच है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस दिमाग को अगर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नेगेटिव वाले हैं उनको स्पेस कम मिलने लगता है, वो धीरे धीरे साइडलाइन होने लगते हैं और इतने वो पावरफुल नहीं रह जाते कि वो पॉजिटिव को डोमिनेट करके वो हर जगह ऊपर आ जाए। तो क्रिएशन ऑफ न्यू पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज और डी लिंकिंग द निगेटिव न्यूरल पाथवेज, ये करना होता है। और इसको करने से ये हमारे जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, इन तीनों के बीच की जो डिवीज़न है वो ब्लर होने लगती है, ख़त्म होने लगती है ऑलमोस्ट। और इसके साथ साथ हमारे माइंड का जो एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट, ये दो तरह की टेंडेंसीज होती हैं। फाइट की टेंडेंसी क्या होती है? फाइट की टेंडेंसी होती है कि किसी भी सिचुएशन को माइंड दो ही तरह से परसीव करता है, या तो कंफर्टेबल या तो नॉट कंफर्टेबल, है ना। न्यूट्रल होना तो एक बात है ना कि बहुत बिल्कुल न्यूट्रल हो, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि जब पूरी तरह से आप शांत हो और मन में कोई भाव ना हो तभी आदमी न्यूट्रल हो सकता है। अदरवाइज बहुत कम अगर लेवल है फाइट और फ्लाइट का तो आदमी को ऑलमोस्ट शांत जैसा लगता है, उसको लगता है कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं, सब ठीक है, न्यूट्रल टाइप की सिचुएशन। तो फाइट वाले जब मोड में आदमी होता है तो बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स बहुत तेज़ी से काम करने लगते हैं, अपनी पूरी एनर्जी ऑर्गन्स में भेज देते हैं। जैसे हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, सांस की गति बहुत तेज़ हो जाती है, शरीर टाइट हो जाता है और पूरा का पूरा बॉडी एक्टिव मोड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे लड़ने के लिए जब आ जाता है और आपको पता है कि ये मानने वाला नहीं है, हमारे से खतरनाक है, तो आपका डिफेंसिव सिस्टम एकदम से एक्टिवेट होगा। आप मुट्ठियाँ भींच जाती हैं, या फिर चेहरे पे तनाव आ जाता है, या फिर सांस तेज हो जाती है, आवाज़ लाउड हो जाती है। तो ये पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है, फाइट मैकेनिज्म है, जो बॉडी पूरी तरह प्रिपेयर हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, वो हार्ट के लिए भी हार्मफुल है और वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा बॉडी की दूसरी वो है कि वो फ्लाइट में है, तो यानी वो उस सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है, उससे हट रहा है, उस सिचुएशन को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि बॉडी का कौन सा सिस्टम काम करता है? इसमें उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है, जो उसको शांत करता है। सिचुएशन कितनी भी बाहर की ट्रबलसम हो, लेकिन फिर भी वो ये बताता है कि नहीं, इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो उससे बचने के लिए जो उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है वो हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि पीसफुल हार्मोन्स रिलीज करता है और बॉडी कैसी भी सिचुएशन हो पर फिर भी एक काम के मोड में रह सकती है। और ये सब चीज़ें डे टू डे लाइफ में हम लोगों की ऑटोमेटिक होती हैं। इसमें दोनों सिचुएशन में हम इंटरफेयर नहीं कर रहे होते हैं। हम माने हमारा जो विवेक है, जो हमारा डिसीजन लेने की पावर, जो कैपेसिटी है, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, ऑटोमेटिक मोड में हो रहा होता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिंपैथेटिक को हम पैरासिम्पैथेटिक की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फ्लाइट या फाइट वाला है उस पर हम कंट्रोल लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा बॉडी के वो ऑर्गन्स, वो सिस्टम्स जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, उनके ऊपर भी हम अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। वो कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए फिर वही जो अष्टांग योग में बात बताई गई है कि आपके धीरे धीरे एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस पे आप जाते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि आप अपने जो वृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, उन पर काम करें। और वृत्तियां और संस्कार एक दिन में नहीं बनते। आज के समय की क्या प्रॉब्लम है कि जो कॉन्शियस लेवल का माइंड है उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। नया मोबाइल आ गया, नया गैजेट आ गया, नया सामान आ गया, नया सिनेरियो आ गया, रहने की स्टाइल अलग हो गई, तो कॉन्शियस माइंड तो उस पर काम कर लेता है, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ ऑटोमेटिक इमोशंस जनरेट होते हैं, जहाँ पे फीलिंग्स जनरेट होती हैं, जहाँ पे आपकी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, वो उस कॉन्शियस माइंड के साथ मैच नहीं कर पाते, compete नहीं कर पाते। और फिर आपको क्या होता है कि जैसे आदमी को एक फैमिली की, एक बिलोंगिंगनेस की, एक फ्रेंड सर्किल की जो इच्छा होती है, जैसे कितने भी आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हों, पर फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस है उसमें यू नीड अ पर्सन इन पर्सन। इन पर्सन आपको फैमिली चाहिए, इन पर्सन आपको व्यक्ति चाहिए, इन पर्सन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। वो उस वर्चुअल से compete नहीं कर पा रहा है, गैप दोनों में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है। उसमें आप दुनिया भर की चीज़ें 1 मिनट में सब देख ले रहे हो और रियल लाइफ में कुछ भी बदल नहीं रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि संसार कहाँ से कहाँ, किस किस तरह को एंजॉय कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे सारे लोग हैं, और हम तो बहुत पीछे छूटे हुए हैं, हमें ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो ये जो फीलिंग्स और इमोशंस वाले लेवल का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत गैप में अपने को पाता है कॉन्शियस माइंड के साथ। कॉन्शियस माइंड तो जब तक पूरा होशो हवास में आप हो तब तक वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेक्चर भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर जैसे ही आप अकेले में होते हो और जिस समय दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स डोमिनेट करने लगती है, फिर आप कई बार हेल्पलेस होने लग जाते हैं। और वही सिचुएशन है जो एफिशिएंसी को बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करती है। उससे फिर माइंड का जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो सब कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और हमारा हर एक का माइंड कॉन्टिन्यूसली 5 स्टेट्स में डेली स्विच करता है। तो वो 5 स्टेट ऑफ माइंड क्या है? 5 स्टेट ऑफ माइंड है। एक वो माइंड जैसे कुछ करने का मन नहीं है, बिल्कुल आलस्य में है और सोच भी नहीं रहा है कुछ कॉन्शियसली, वो सिर्फ बॉडी के पूरे कंट्रोल में है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में नींद के समय, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ज़्यादातर लोगों को, तो आपका जो माइंड है पूरी तरह बॉडी के कंट्रोल में है। बॉडी कह रही है नहीं अभी सोए रहना चाहिए, पड़े रहना चाहिए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, छुट्टी का दिन हो, है ना। तो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल मूढ़ अवस्था में है माइंड। उसको मतलब एक पुअरली ट्रांसलेशन करें तो डोंकी माइंड काइंड ऑफ थिंग, उसका कोई अपना सोच नहीं है इसमें। उसके बाद एक दूसरी माइंड की स्टेट आती है जिसमें माइंड बड़ा एजिटेटेड होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है, उसको रेस्ट नहीं होता है, किसी न किसी बात को लेकर, इशू को लेकर कैसे भी करके उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो और फोकस ना कर पाए किसी चीज़ पे। तो फिर वो स्टेट हो जाती है एक मंकी माइंड की, क्षिप्त अवस्था। उसके बाद एक तीसरी स्टेज आती है माइंड की। ज़रूरी नहीं कि ये हर दिन सारी की सारी डोमिनेट करें, मे बी वो बहुत ही बैलेंस्ड हो और आपको पता भी ना चले कि ये कैसे आप स्विच कर रहे हो इन स्टेट्स के बीच में। तो ये जो मंकी माइंड वाली स्टेज हुई ना कि बिल्कुल किसी भी चीज़ पे दिमाग टिक ही नहीं रहा है, बहुत एजिटेटेड है। उसके बाद फिर आ जाती है कि थोड़ी देर के लिए हम कोई काम करते हैं पर थोड़ी देर बाद दूसरे पे माइंड चला जाता है, उस पर काम करते हैं, फिर तीसरी बात दिमाग में आ, जैसे आप मोबाइल को खोलना शुरू करो, आप एक विंडो देखते हो, थोड़ा सा उस पर पढ़ते हो, फिर उसके बाद वो कहीं और लिंक कर देता है, उस पर चले जाते हो, फिर वो कहीं और लिंक कर देता है। तो बटरफ्लाई माइंड काइंड ऑफ थिंग। एक पे टिके नहीं, थोड़ा सा देखा, फिर दूसरे पे चले गए, फिर दूसरा थोड़ा सा देखा, फिर तीसरे पे चले गए, और यहाँ पर भी आप एकाग्र नहीं है और कोई भी आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत फ्रूटफुल तरीके से परफॉर्म नहीं की जा सकती। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है, जैसे कोई भी साइंटिस्ट जब अपने यहाँ काम करता है या फिर कोई आर्टिस्ट काम करता है, तो उसको देखो वो घंटों रियाज कर सकता है,
घंटों वो अपने एक ही काम को करता रह सकता, पेंटिंग बनाने वाला हो। या हम ही लोग हैं, जब कभी मैथमेटिक्स या उसकी प्रॉब्लम करते थे, देखो याद करो जब शुरू में, तो टाइम का पता नहीं चलता। तो वो जो एक लेवल आता है एकाग्र अवस्था, जिसमें आप टाइम और स्पेस का ज्ञान भूल जाता है और आप पूरी तरह अपने टास्क में फोकस हो जाते हैं, वो एकाग्र अवस्था होती है। उसमें आपका बहुत अच्छे से काम होता है। उस समय बॉडी को भूख प्यास ये सब भी नहीं लगता, क्योंकि बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक भी अपने टाइम का ट्रैक रखना भूल जाती है उस समय। तो ये फोकस्ड माइंड बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और इसके बाद फिर लास्ट में जो स्टेज आती है कि निरुद्ध अवस्था, यानी थॉट्स एंड माइंड में फीलिंग्स और इमोशंस पूरी तरह सिसेशन हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक, कहीं पे इमर्ज ही नहीं होती। तो वही वो वाली स्थिति में कि जिसको कहते हैं ना कि योगश चित्तवृत्ति निरोधा, तो वो उस लेवल पे आकर के माइंड जब आता है, तब हम कहते हैं कि वो माइंड पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में है। तो ये जो पांचों स्टेट्स हैं माइंड की, ये पांचों स्टेट्स माइंड की जो होती हैं वो इन्हीं तीनों के द्वारा कंट्रोल होती हैं, जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। और 5 स्टेट में हम ड्वेल कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय हो सकते हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि आखिरी वाले जो 2 हैं उस तरफ की ओर बढ़ें। जो मूढ़ अवस्था है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, फिर जो क्षिप्त अवस्था है, फिर जो विक्षिप्त अवस्था है तीसरी, वहाँ तक के हमें अपने पूरी तरह कॉन्शियसली कंट्रोल करने की स्थिति में जाना। और उसी का तरीका होता है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है, जिस समय आप अपने माइंड को एक एक्टिविटी पर, जैसे ब्रीदिंग पर फोकस करते हो, उस समय आप और कुछ नहीं सोच रहे होते हो, तो वहाँ पे आपके नए संस्कार या नई वृत्तियाँ या नए सर्किट नहीं जनरेट होते माइंड में। तो अभी क्या होता है, जिस समय आप 24 घंटे सोच रहे होते हो, आपके माइंड में लगातार नए सर्किट्स बन रहे होते हैं और उलझते हैं वो आपस में, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और एक तरह से ना उलझे हुए तार को कभी देखा हो उस तरह से आपके दिमाग में इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहाँ पे किसी एक चीज़ को निकाल करके और सीक्वेंशली एनालाइज करके किसी कंक्लूज़न पे, डिसीज़न पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बहुत सारे तार ना हो, वहाँ पे कुछ ही हो, तो उनको आप उठा करके अपने कायदे से, जैसे आपको यूज़ करना है, कोई कंक्लूज़न ड्रॉ करना है, कोई एनालिसिस करनी है, किसी डिसीज़न पे पहुँचना है, तो आप उन पाथवेज को उठा करके अपने यूज़ में ला सकते हो। तो मेडिटेशन क्या करता है, पहले लोग कहते हैं ना 5 मिनट ही आप अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। आप जो जजमेंटल होकर के सोचना या जो बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, उस थॉट में इन्वॉल्व होना बंद करिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे दिमाग में आया कि बिन्नी का कॉल आया, अब इस कॉल में आया, बात ख़त्म हो गई, यहाँ तक था। लेकिन अगर हम ये सोचने लग जाएं कि उसका कॉल आया, उसने क्यों किया होगा, कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई होगी, कोई उसको परेशानी तो नहीं हुई होगी, अगर हमने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसको कैसा लगेगा। अब ये हम चाहें तो इस पर हम एक थॉट के बाद कई थॉट जनरेट कर सकते हैं। और जब हम ये थॉट जनरेट करेंगे तो हमारे माइंड में वो सर्किट्स बनेंगे, और ये अगर एक्टिविटी हम रोज़ करने लग जाएं तो फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पक्के हो जाएंगे। और फिर जैसे ही कॉल आएगी वैसे मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ ना हो गई, कोई अर्जेंसी तो नहीं थी, क्यों कॉल किया, आखिर इस समय क्या बात थी। और फिर हमारा पूरा का पूरा बॉडी का फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर कॉल आई, हमने देखा कॉल है, ठीक है, बात कर दी, बता दिया कि हम बाद में बात करेंगे, बात ख़त्म हो गई। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमें थॉट्स के ऊपर ब्रेक लगाने में मदद करता है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा थॉट्स तब तक हमारे नहीं आएंगी जब तक हम चूज़ नहीं करेंगे कि हमें इस विषय पर चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है। अगर हम विचार करना चाहते हैं तब वो आगे बढ़ेगी, वरना जहाँ पे है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो ये तरीका होता है नेगेटिव न्यूरल पाथवेज को कम करना और पॉजिटिव पाथवेज को स्ट्रॉन्ग करना। और मेडिटेशन में कई बार लोग कहते हैं ना कि हमसे मेडिटेशन में बैठने में कई लोगों को बहुत उलझन होती है। तो क्यों उलझन होती है? क्योंकि
माइंड बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है और ये 24 आवर्स एक्टिव रहता है। Yes, ma'am. और 24 आवर्स जो इंस्ट्रूमेंट एक्टिव रहता है वो जब उसको रोकने की कोशिश करो थोड़ी देर तो वो बेचैन हो जाता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को एक जगह पे बैठाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े लोग बैठ जाएंगे क्योंकि उनकी आदत हैबिट में कुछ आ चुका है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं बैठता क्योंकि उसे हैबिट नहीं है एक जगह बैठने की। उसके माइंड में बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे होते हैं। तो ऐसे में कैसे करना है, क्या करना है उसको? तो उसको या तो आप कोई विचार दे दो, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा जो माइंड है वो उस बंदर की तरह है जिसको किसी ने अल्कोहल पिला दिया हो, है ना, और उसके बाद उसको एक खंभे पे, जैसे नहीं कि वो नाच रहा हो, घूम रहा हो, उस तरह से, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे में या तो उसको कोई एक विचार दे दो। तो कई बार लोग कहते हैं ना किसी नाम का संकीर्तन करो, किसी को लोग कहते हैं ना मंत्र का जाप करो, कुछ लोग कहते हैं माला फेरो, है ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं चुपचाप बैठ करके अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। इन सब का पर्पस केवल एक है, केवल एक है कि माइंड को इधर उधर की थॉट आने के लिए टाइम ही मत दो। उनको किसी एक जगह पे फोकस करो और धीरे धीरे एक जगह पे फोकस करने का उसका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ने लगेगा तो उसमें फिर ऑटो जनरेशन ऑफ थॉट्स बंद होने लगेगा, कम होने लगेगा। और फिर जो आपके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आती हैं वो भी कंट्रोल में हो जाएंगे, क्योंकि फीलिंग्स और कुछ नहीं है, उस थॉट का किसी न किसी से जो जुड़ा हुआ इंसिडेंट है उसकी मेमोरी को रिकॉल करना ही मात्र होता है। फीलिंग्स एंड इमोशंस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप रिकॉल करते हो और रिकॉल करके आप चीज़ों को, जैसे किसी के यहाँ भी देखो कोई कैजुअलिटी हो जाती है और लोग मान लो रो रहे हैं किसी के लिए, तो क्या कहते हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हमें कौन ये करेगा, कौन हमें भोजन देगा, कौन खाना देगा, कौन कमा के लाएगा, यही तो कहते हैं ना। और क्या कहते हैं, वो मेमोरीज का इन्फ्लो बढ़ता है और पुरानी सबकॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति से जुड़े हुए जो कार्य थे, उसकी कार्य की वजह से जो इम्पैक्ट था, उस इम्पैक्ट की वजह से जो मेरे अंदर इमोशंस उठते थे, वो सारी की सारी सब क्लटर होकर लिंक होकर के वही चीज़ें बाहर आने लग जाती हैं। इसीलिए जब कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके इमोशंस नहीं आते, आप कॉन्शियसली दुखी होते हो, कॉन्शियसली दुखी होते हो। कॉन्शियस दुखी होने का मतलब क्या है कि जस्ट बीइंग अ ह्यूमन यू फील लाइक कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको कष्ट हुआ है तो आपको उसका दुख होता है कि नहीं होना चाहिए, पर उस दुख से आपके फीलिंग नहीं जनरेट हो रही है। थोड़ा बहुत आप सिंपैथेटिक हो सकते हो, पर आपका हार्ट पेन करने लग जाए और आपकी रात की नींद उड़ जाए, ऐसा आज के समय में बहुत कम होता है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे से जानवर के दुख पर भी बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई छोटा सा कहीं रास्ते में पिल्ला भी पड़ा मिल जाए जो दुखी हो रहा हो, या किसी ने उसको हिट कर दिया हो तो बहुत दुखी होते हैं, उसको ले जाते हैं घर, उसकी सेवा करते हैं, उसको बहुत सब कुछ करते हैं। तो ये सब माइंड किस स्टेट में है और आपके माइंड में जो फीलिंग्स और इमोशंस का जो भंडार है, जो मेमोरीज हैं, जो संस्कार हैं, वो किस तरीके के इकट्ठा हुए हैं। तो मॉडर्न युग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ इतना सुपर जेट गति से सारा कुछ बदल गया बाहर, पर माइंड उसके संग कोप अप नहीं कर पाया, सबकॉन्शियस माइंड उसके संग कोप अप नहीं कर पाया, क्योंकि जो संस्कार बनने का, वृत्ति और हैबिट बनने का है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। इसलिए कई बार जो लोग कहते हैं ना कि वृद्धावस्था में हम आध्यात्मिक बातें कर लेंगे, वो वृद्धावस्था में उनसे निकलेगी नहीं वो बात, अगर अभ्यास नहीं है। और इसीलिए आज वृद्धावस्था के लोगों को देखो ना, कई बार परिवार के लोगों की कंप्लेंट करते हैं, कई बार दूसरों के बारे में दुखी होकर बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शुरू से संस्कार नहीं बने उस तरह की, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो निकल करके सबकॉन्शियस माइंड से आए जो उनको शांति दे। तो ये अभ्यास, जब आप पावरफुल हो, जब आप यंग हो, जब आपका कमिटमेंट है, तब आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। कमज़ोर होने के बाद माइंड पे भी कंट्रोल पूरी तरह से हट जाता है और फिर वो क्या होता है, जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस डिजीज़ हैं, ये सारी डिजीज़ क्या हैं, माइंड के ऊपर से कंट्रोल हट गया और इस लेवल तक का हट जाता है कि फिर आपकी कोई मेमोरी रिकॉल ही नहीं होती।
और रिकॉल होती है तो दोनों में लिंक नहीं होता, कभी यहाँ से तार उठ के निकल आया, कभी तार यहाँ से उठ करके निकल आया, कहीं से कुछ भी निकल करके आ गया, उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं होता। इन सब चीज़ों से अगर आदमी बचना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखना चाहता है, तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने माइंड को कंट्रोल करने की पावर डेवलप करें। और उसका तरीका बहुत आसान है कि कम से कम नियमित रूप से अपने माइंड को साइलेंट करना सीखो। थॉट्स आएंगे जाएंगे, पर उन थॉट्स के ऊपर चिंतन करना बंद कर दो। अगर हमारे मन में अभी हमने कुछ आंखें बंद की और कोई एक थॉट हमारे सामने से गई, उस थॉट को जस्ट सी एज ए विटनेस, लेकिन उस पर रुक करके उसका कुछ एनालिसिस करने में मत लग जाओ, बस इतना ही करो धीरे धीरे, तो वो थॉट्स सामने निकलना बंद कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार घर में छोटे बच्चे, क्योंकि सबके यहाँ उसी का उदाहरण लेते हैं, कोई बच्चा आता है आपसे थोड़ी सी बात कह के चला जाता है, कुछ कह के चला जाता है, थोड़ी बात आप रिस्पॉन्स करना बंद कर दो, आपके पास आना बंद कर देता है, कम कर देता है, नहीं आता। जब तक आप उससे पूछोगे, एक बार वो आया, आपने कुछ, उसने शरारत की, कुछ आपने रिस्पॉन्स दिया, वो आपके पास बार बार आएगा। आपने एक दो बार रिस्पॉन्स उसको कम कर दिया या बिल्कुल साइलेंट हो गए, तो धीरे धीरे वो आना बंद कर देता है। ऐसे ही हमारा जो इस तरीके के थॉट्स हैं, वो हमारे दिमाग में आना बंद कर देंगे अगर हम उनको वैल्यू देना बंद कर दें। हमारे मन में अगर ये बात आती है कि परसों मिस्टर एक्स या मिस वाई ने हमसे ये कहा था, आँख में आ रहा है, सामने दिख रहा है, आप आँख बंद करके बैठे हो, उन्होंने ये कहा था, ठीक है, बस उतना देख लो, उसको एनालाइज मत करो, क्योंकि बंद करना शुरुआत में हमारे हाथ में नहीं होता। थॉट्स तो इमर्ज करेंगे बबल्स की तरह से। इसीलिए लोग कहते हैं जब हम शांत बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आएंगी और आप आने दो, बट वॉच देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की थॉट है। क्या ये थॉट आपके माइंड को पावरफुल बनाने की तरफ ले जा रही है या आपको वीक करने की तरफ ले जा रही है? ये चीज़ें आप उसमें देखते जाओ। अगर आपको लगता है नहीं, इस थॉट के आने से मुझे जेलसी फील हो रही है, दैट मीन्स दिस इज़ अ नेगेटिव इमोशन, डोंट पे अटेंशन। आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि ये थॉट आई, मुझे कंपैशन हुआ, दिस इज़ अ गुड इमोशन, जस्ट एंजॉय इट, डोंट एनालाइज। तो इसी तरह से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो दोनों को क्लासीफाई करना सीख जाएगा। ये पॉजिटिव थॉट थी, ये नेगेटिव थॉट थी। अगर कोई थॉट आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस लाती है, पॉजिटिव फीलिंग्स लाती है, तो वो अच्छी और पॉजिटिव थॉट। अगर वो थॉट आपके मन में कहीं से भी डिस्कम्फर्ट लाती है, तो वो नेगेटिव थॉट है। तो इन दोनों थॉट्स के बीच का ये जो कंपटीशन है, धीरे धीरे देखो बंद होने लगेगा, और फिर ये दोनों ही आना बंद होने लगते हैं जब आप इन दोनों पे वैल्यू देना बंद करो। उसी स्थिति को हम लोग मेडिटेशन के प्रोसेस से पा सकते हैं। तो मेडिटेशन में हमें क्या करना है, बॉडी के इरेक्ट होने से क्या होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे स्पाइन में से सारी नाड़ियों के निकलने का जो एक जो पाथवे है वो हमारी स्पाइन है, और स्पाइन में ही जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स है, जिसको कहते हैं ना सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो ये दोनों नाड़ियाँ क्या हैं, एक फाइट के मोड को कंट्रोल करती है, एक फ्लाइट के मोड को कंट्रोल करती है। एक आपको उग्र बनाती है, दूसरी आपको शांत करती है। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है तो बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से आपका प्रवाह शुरू होता है, जिसको आप अगर समझना चाहें आसान में तो जिसको लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो वो बीच की जो नाड़ी है उससे चेतना का प्रवाह शुरू हो जाता है, और जब बीच की नाड़ी से चेतना का प्रवाह शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, वो चक्र विजिबल नहीं है, वो आपके ऑर्गन की तरह से नहीं दिखेंगे, पर वो स्थान है जिन जिन चक्र के स्थान पर आपकी चेतना का अपलिफ्टमेंट होता जाएगा, उस चक्र का जिस पर कंट्रोल होता है, उस चीज़ पर आपका भी क्या कहते हैं, एक नॉन कंट्रोल होगा। अननोन कंट्रोल के बजाय नॉन कंट्रोल होगा। तो जैसे कहते हैं मूलाधार चक्र पे अगर आपका कंट्रोल हो गया तो आपकी फिजिकल बॉडी पे आपका कंट्रोल होगा। फिर धीरे धीरे आपकी प्राणिक वायु पे, आपके जो वाइटल एनर्जी है कि आपको आलस से आ रहा है, आपको एनर्जी नहीं फील हो रही है, तो इन सब चीज़ों पे आपका सेकंड लेवल पे अगर हायर हो गई तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा।
धीरे धीरे उस पर हायर चली गई तो आपकी अपनी फीलिंग्स इमोशंस इस पर कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कई बार जो संत महात्मा होते हैं तो वो कोई भी मिलता है तो उससे बड़े खुश होते हैं, और कोई जो चला जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यस मैम। है ना। वो उससे अटैच नहीं होते हैं, वो जो मिला बहुत प्रसन्न है, वो चला गया कोई बात नहीं है, और भी उसी प्रसन्न की स्थिति में रहते हैं। तो ये सब जो आपके चक्र जागृत होने लगते हैं तो ये आपके जो चेतना के अलग अलग स्तर हैं उन पर आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। और इसके साथ साथ आखिरी स्तर जो आता है जिसको हम कहते हैं ना कि आनंद की स्थिति में रहना, यानी सुखे दुखे समय कृत्व लाभा लाभो जय जय। चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, ये संसार का चक्र है, सब कुछ चलता रहेगा। और उसकी सब समझ आने लगती है तो फिर हम लोग उससे परेशान नहीं होते, अंदर से हृदय में कोई दुख नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चोट लगेगी तो हमें ये हर्ट नहीं करेगा, ये हर्ट करेगा। उंगली पे चोट लगी है तो उंगली हर्ट करेगी, लेकिन इसको लेकर के हमारे अंदर कोई क्लेश नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगी। तो एक चीज़ है जो फिजिकल पेन है, वो एक चीज़ है, वो जब भी कोई चीज़ होगी तो होगी, ठीक है, हुई और उसके बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जो मेंटल वाले एगनी है जिसको कहते हैं ना कि सफरिंग है, एक चीज़ को घोटते रहना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा होना चाहिए था, या हमने ऐसा किया, एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स और इमोशंस सब आकर के एक ही में ऊपर नीचे होने लगे और हम बिल्कुल उद्विग्न हो गए। और जब उद्विग्न हो गए कि इस माइंड में इतनी चीज़ें आ रही हैं कि हैंडल करना मुश्किल है, तो फिर क्या किया, उठाया और शूट कर दिया। अक्सर शूटर्स को देखो यहीं पे शूट करते हैं ना, बिल्कुल दिमाग पे करते हैं, इस जगह अपने। जो सुसाइड करते हैं वो कोई इधर उधर नहीं मारते, हार्ट वार्ट पे इधर उधर, वो सीधे माइंड पे मारते हैं, क्योंकि यही तो था उसको जो उनको बेचैन किए हुए था, हैंडल नहीं करने दे रहा था। तो वो इसको स्टॉप करना चाहते हैं, ये चुप हो जाए दिमाग, और दिमाग को जब चुप नहीं कर पाते तो तरह तरह की ऐसी हरकतें करते हैं। तो हम लोग नोइंगली इसको हैंडल करना सीख लें ताकि दुनिया की सारी परिस्थितियां बदलें पर हमारा मन सशक्त हो और हम उसको अच्छी तरह अपने हिसाब से चला पाएँ। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पे चर्चा ख़त्म करते हैं और मेडिटेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं।